लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में। उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि बायोमास पिरामिड। बायोमास को हिंदी में जैव भार भी बोलते हैं, जैव भार। तो हिंदी में इसको हम जैव भार भी बोलेंगे। वैसे इंग्लिश में जो वर्ड है बायोमास वही पॉपुलर है, उसी को आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास में पहले ये समझ लो ड्राई वेट क्या है। ड्राई वेट क्या होता है? मान लो एक इंसान है, तो जब वो जिंदा होगा ना, तो उसका जो एक्चुअल वेट होगा वो ड्राई वेट नहीं होगा, वेट वेट होगा, क्योंकि उसमें वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ड्राई वेट क्या होता है? अगर वो पानी की मात्रा को हटा दिया जाए, फिर जो वेट बचेगा ह्यूमन बॉडी का, या फिर मान लो किसी पेड़ में भी पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको जब पानी एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स जब हटा लिए जाते हैं, तो जो वेट बचता है उसको बोलेंगे ड्राई वेट। तो बायोमास में ड्राई वेट काउंट किया जाता है। समझते हैं पहले। Pyramid of biomass is usually determined by collecting all the organism occupying each trophic level separately and measuring their dry weight. ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषण स्तर। जैसे पहला पोषण स्तर होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक उत्पादक। यहाँ पे घास होती है, तो घास में होंगे वाटर मॉलिक्यूल यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो मान लो किसी, उसकी हम बात कर रहे हैं, किसी घास का एक मैदान है, उसका ड्राई वेट निकालना है उस घास के मैदान की, तो वहाँ पहले हम घास का ड्राई वेट निकालेंगे। तो घास का ड्राई वेट यानी इस ग्रास का कुल वेट कितना है, उसको सुखाने के बाद यानी पानी हटाने के बाद कितना बचा, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद उस घास के मैदान में ग्रास ऊपर टिड्डे होंगे जो इस घास को खाते होंगे, जिनको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। उनको भी उनका भी ड्राई वेट निकालेंगे। ऐसे उन ग्रास होपर यानी टिड्डियों को खाने वाले चूहे होंगे, उनका भी ड्राई वेट निकालेंगे, और उसके ऊपर होंगे स्नेक। ये सब कहाँ पे होंगे? ग्रास लैंड में होंगे। तो यहाँ ड्राई वेट कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि अगर वेट कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट बायोमास कितना है वो पता ही नहीं चलेगा, जैव भार पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें वाटर भी शामिल होगा। तो वाटर हटा दो, फिर जो बचता है उसको बोलेंगे बायोमास। ठीक है। तो बायोमास में क्या होता है? ड्राई वेट को कैलकुलेट किया जाता है हर एक पोषक स्तर पर, और उसको इस तरीके से सेट किया जाता है, और फिर देखते हैं कि पिरामिड सीधा बना या उल्टा बना। जैसे यहाँ देखो, ग्रासलैंड का ड्राई वेट कितना है? 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में है। ये 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये 11, तो कम होता जा रहा है। इसलिए पिरामिड कैसा है? ये सीधा है। किसका? ग्रासलैंड का। आगे समझते हैं। इसको मापते कैसे हैं? मास यानी द्रव्यमान पर यूनिट एरिया। जैसे ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर में, एक स्क्वायर मीटर में कितने ग्राम का ड्राई वेट है, वैसे टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एक किलोमीटर में देखेंगे कि जो भी पाए जा रहे हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राइमरी कंज्यूमर, उनका ड्राई वेट कितना है। तो ड्राई वेट कैसे निकालेंगे हम बायोमास का? ग्राम पर स्क्वायर मीटर में निकालते हैं, या फिर टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में निकालते हैं। आगे समझते हैं। तो जैसे धरती पर यानी लैंड पर जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, उसमें ज़्यादातर का जो बेस होता है काफ़ी बड़ा होता है, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। द बायोमास हैज ए लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। और जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे वो छोटा होता चला जाएगा। जैसे ये घास है, घास का जब ड्राई वेट निकालोगे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल हटाने के बाद उसका ड्राई वेट निकालोगे तो मान लो 1000 किलोग्राम निकल रहा है। इसके बाद इसको खाने वाले हर्बीवोरस शाकाहारी हैं, उनका 100 किलोग्राम, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक एरिया पर मान लो 1000 किलोग्राम है, तो ये कितना हुआ? 100 किलोग्राम। फिर इसको खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है, प्राथमिक जो मांसाहारी होंगे उनका 10 किलोग्राम, और जो शेर होगा उसका सबसे कम होगा, क्योंकि शेरों की संख्या सबसे ज़्यादा कम होगी। तो ये हमारा कैसा होगा? सीधा बनने वाला है। तो यहाँ पे वही समझाया गया है, द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज एट द मैक्सिमम। ठीक है ना। प्रोड्यूसर बोले तो स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, ये सबसे ज़्यादा होता है बायोमास इनका। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो वैसे वैसे उसका जो बायोमास होगा वो कम होता चला जाएगा। जैसे हर्बीवोरस का कम है, प्राइमरी कार्निवोर का कम है, यानी प्राथमिक जो मांसाहारी है उनका कम है, और इस तरीके से। और सबसे कम किसका होगा? जो सबसे टॉप में होगा। उसका रीजन क्या है? शेरों की संख्या अगर बात करें कि
10,000 स्क्वायर किलोमीटर का या 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक जंगल है, तो शेर कितने होंगे वहाँ पे? 5 से 6, 10, 20, इसके ऊपर शेर तो होंगे नहीं। लेकिन घास कितनी होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से घास का सबसे ज़्यादा है और शेरों का जो ड्राई वेट होगा वो सबसे कम होगा। यानी टॉप जो हमारे कॉर्निवोर होंगे, टॉप की जो मांसाहारी होंगे, उनका ड्राई वेट सबसे कम होगा। तो ये हमारा बना सीधा प्राइमेट। आगे समझते हैं। तो इन्वर्टेड कब बनेगा? जो लैंड पर जो इकोसिस्टम होंगे वो मोस्ट ऑफ द सीधा बनेगा, लेकिन समुद्र में जो होता है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, वहाँ पर उल्टा बनता है कुछ इस तरीके से। यहाँ प्रोड्यूसर्स काफ़ी कम होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये समझो। प्रोड्यूसर्स वैसे तो ज़्यादा होंगे क्योंकि ये मछली हैं, जब इनको खाएंगे, लेकिन होता क्या है, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, तो तेज़ी से ग्रो करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तेज़ी से ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और ख़त्म होंगे, ये बहुत तेज़ होता है इसमें। तो इनका पर्टिकुलर टाइम पर इनका ड्राई वेट सबसे कम होता है। इसके बाद इनको खाने वाले जो शाकाहारी होते हैं, ये मछलियाँ जो, उनका ड्राई वेट ज़्यादा होता है। जो टॉप के होते हैं उनका ड्राई वेट सबसे, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इनका ड्राई वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो एक्वेटिक सिस्टम होंगे उनका जो पिरामिड होगा बायोमास का, वो उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो वही लिखा हुआ है कि इसका वेट सबसे कम क्यों होता है, कि दिस इज बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर टिनी, बहुत ही छोटे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। जैसे घास बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होंगे, शायद ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, अगर आप समुद्र में देख रहे हैं तो नहीं दिखेंगे ही नहीं। दैट ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इनका जो बायोमास होता है, जो पिरामिड ऑफ बायोमास का जो बेस होता है बहुत छोटा होता है, ये देखो। लेकिन आपको सिर्फ याद ये रखना है क्या, इतना समझने के बाद, कि बायोमास का पिरामिड जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है, बस। आगे समझते हैं लिमिटेशंस क्या है, जरा समझ लेते हैं। ये लिमिटेशंस क्या है कि ये कुछ ज़्यादा एनर्जी दिखाता है। जैसे द मेन लिमिटेशन ऑफ बायोमास पिरामिड इज दैट ईच ट्रॉफिक लेवल सीम टू हैव मोर एनर्जी दैन इट ट्रूली डज। यानी हो सकता है बायोमास में दिखा रहा हो ये 1000 किलोग्राम, लेकिन एक्चुअली वो 990 ही हो, ठीक है। कैसे, जरा समझते हैं। जैसे हम मान लो है, हम मांसाहारी हैं, मतलब मांस खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या होगा, हम जिस जानवर को खाएंगे, तो ये हम क्या जो कैलकुलेट किया जाएगा कि उस जानवर का जो बायोमास है पूरा किसने कंज्यूम कर लिया, इंसान ने। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या हम हड्डी भी कंज्यूम करते हैं? नहीं, हड्डी तो छोड़ देते हैं। तो फिर लेकिन ये उसको भी कैलकुलेट कर लेगा। जैसे एक हिरन था, एक हिरन को शेर ने खाया, तो शेर क्या करे, हड्डी भी खा जाएगा, हड्डी तो छोड़ देगा, लेकिन हड्डी को भी कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि है तो हड्डी बायोमास, और ड्राई बायोमास में आएगा, ड्राई वेट में आएगा। तो गुड एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट दिस इज व्हेन ह्यूमन बीइंग कंज्यूम अनदर एनिमल, ठीक है ना, जब इंसान दूसरे एनिमल को खाता है, तो मास ऑफ द एनिमल्स बोन इज कैलकुलेटेड। तो उसकी हड्डियों का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। जबकि द मास ऑफ द मास ऑफ द बोन्स इज नॉट एक्चुअली यूटिलाइज, जबकि हम लोग हड्डियां नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो जब हड्डियां हमने खाई नहीं, तो ऊपरी जो पोषण स्तर है उसमें गया ही नहीं, मतलब इंसानों के पास जो हड्डियों का जो भी मटेरियल था वो गया ही नहीं बायोमास के रूप में, तो लेकिन उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये यहाँ पे समस्या है। यही मिलेगा जंगलों में, वहाँ भी क्या जानवर होते हैं, हड्डियाँ खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं, लेकिन वो ड्राई वेट में आता है, वो बायोमास में कैलकुलेट होता है हड्डियों का भी वेट। ये समस्या है। आगे समझते हैं। A biomass pyramid count mass that is not actually transmitted to the next trophic layer, यानी कि बायोमास पिरामिड की एक यही लिमिटेशन है कि उस मास को भी कैलकुलेट कर लेता है। यानी एक तो मास होता है जो ऊपर गया, जैसे हम लोगों ने किसी जानवर को खाया तो उसका जो वेट होता है, जो मांस वगैरह होता है, वो तो खा जाते हैं, लेकिन हड्डियाँ नहीं, लेकिन हड्डियों को भी कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे ये समस्या है। लेकिन एक बेहतर चीज़ भी है, वो ये कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास है वो अच्छे से पता चल जाता है। समस्या आती है कि एक बायोमास ऊपर जब गया, ठीक है ना, तो उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास है वो कायदे से इसमें समझ आ जाता है। तो अ बायोमास पिरामिड इज यूजफुल फॉर क्वांटिफाइंग द बायोमास दैट इज अवेलेबल एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। बस, यानी कि इससे बायोमास कितना है हर एक पोषक स्तर पर वो अच्छे से पता चल जाता है। ये इसकी लिमिटेशंस थी पहले बता दी, और ये इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम आएंगे एनर्जी पिरामिड के साथ। थैंक यू।